हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की है और ये लेक्चर नंबर सेकंड है आपका। तो इसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक, ये रिएक्शन लिखा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड as the change in concentration of product and reactant in given time interval। तो जो चेंज होता है कंसंट्रेशन में, किसकी कंसंट्रेशन में चेंज होता है? तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है गिवन टाइम इंटरवल में, उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मतलब स्पष्ट वर्डों में अगर कहें तो किसी गिवन टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब आप एक एग्जांपल देखिए, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ए है प्लस बी है प्लस सी है और ये डी बना रहा है। आप पी प्रोडक्ट मान लो, है ना, पी प्रोडक्ट बना रहा है। ये आपके क्या है? ये आपके रिएक्टेंट है और ये क्या है? तो ये आपका प्रोडक्ट है। अब आप एक बात समझिए, पहले आपका टाइम t इक्वल टू 0 है अभी। ठीक, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। तो जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट होगी, जब आपकी रिएक्शन, पहले आप ये समझिए, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। आपके पास रिएक्टेंट रहे होंगे, है ना, प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो, है ना। और जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई होगी और प्रोडक्ट आपका बनना स्टार्ट हो गया होगा। आप खुद ही समझिए, जब इसकी कंसंट्रेशन गिरेगी तभी तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपका टाइम t1 इज इक्वल टू कुछ हुआ होगा, है ना, जैसे सपोज करिए 1 हुआ होगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी रिएक्टेंट की और वैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। आप ये बात समझते होंगे। जैसे आप सपोज चाय बना रहे हो, ठीक, तो आप अभी क्या लेके आए हो? शुगर लेके आए हो, ठीक, प्लस जैसे आप चाय बना रहे हो, ठीक, तो आप शुगर लेके आए हो और जो वाटर वगैरह उसमें लगाया जाता है, वाटर लगाया जाता है, मिल्क लगाया जाता है और जो भी चीज़ लगाई जाती हैं वो आप इसमें सभी ऐड करोगे। ठीक, और यहाँ पे आपकी टी बनेगी। तो आप देखिए, अभी शुगर अलग था, ठीक, शुगर अलग था, वाटर अलग था ऐड करने से पहले और मिल्क अलग था। जब आपने ऐड कर दिया तो अभी चाय बनना स्टार्ट नहीं हुई। ठीक, तो इसकी मात्रा तो पूरी थी लेकिन चाय नहीं थी ना आपके पास, ये चीज़ें अलग अलग थी। जब आपने इसे बाउल वगैरह में रखा और इसे हीटअप जब किया और मतलब जो भी प्रोसेस चलती है वो प्रोसेस चलने के बाद जब टी बन गई तो इन चीज़ों की जो कंसंट्रेशन थी वो उसी में एडअप हो गई होगी, है ना। जैसे शुगर के क्रिस्टल्स थे तो वो टी जब बन गई, जो हमें प्रोडक्ट मिल गया उसी में वो एडअप हो गए होंगे, है ना। तो ये चीज़ें अपने आप में अलग अलग नहीं रह गई, वो मिक्स्ड फॉर्म में टी बन गई है, मतलब प्रोडक्ट बन गया, कहने का मतलब। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं नीचे क्या लिखा है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट, अब हमने ये रिएक्शन लेके चल रहे हैं हम, हमारा रिएक्टेंट ए है, इससे बी प्रोडक्ट बन रहा है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t1, तो हमने मान ली कंसंट्रेशन जो ए की है t1 टाइम पर, तो वो कितनी है? x1 है। ठीक, इसकी कंसंट्रेशन मैंने x1 मान ली t1 टाइम पर। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। और कुछ समय के बाद क्या हुआ? आफ्टर टाइम इंटरवल t2, तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, या फिर कहें टाइम इंटरवल t2 टाइम के बाद क्या हुआ, तो ये डिक्रीज हो गई। देखो मैंने आपको बताया था इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और कितनी डिक्रीज हो गई, तो वो x2 मोल पर लीटर
डिक्रीज हो गई। ये यूनिट फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट ए, तो वो कितना हो जाएगा आपका, ये डिक्रीज हो गई तो ये इंक्रीज हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक, ये इंक्रीज होगी। और अगर आपका क्या पूछे, रेट ऑफ रिएक्शन पूछे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो आप अभी समझ लीजिए, बाकी आप इससे याद रखना विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अगर कहे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो आप माइनस का साइन लगा दोगे। ठीक, तो पहले आपकी कंसंट्रेशन x1 थी, बाद में आपकी x2 हो गई, यहाँ पे टाइम आपका t1 था, यहाँ पे आपका टाइम t2 था। तो आपको पता होगा बाद वाले में से पहले वाला हटा देते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए हमने x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 लिखा है। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, इसीलिए मैंने आपको बताया अगर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कहे तो आप माइनस साइन लगा देना, और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कहे तो आप यहाँ पे प्लस साइन लगा देना। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था वो मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, सिमिलरली इसी प्रकार से, सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार से, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आपका क्या है, V है। तो मैंने आपको बता दिया था विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अगर होगा तो माइनस साइन लगा देंगे, और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट होगा तो प्लस साइन लगा देंगे। प्लस साइन आप लगाओ या ना लगाओ बात वही है ना, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और अगर आप लगाना ही चाहते हो तो यहाँ प्लस साइन लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब आप इसे कंप्लीट नोट कर लीजिए। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, बॉक्स में ऐसे ही बंद कर लीजिए। अब ये क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जर्नल तरीके से कैसे लिखोगे, तो dx ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, इसे क्या बोलेंगे ऐसे समझिए आप, इसे हम बोलेंगे क्या, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, x को कंसंट्रेशन हम लोग बोल रहे थे, तभी तो उसकी यूनिट हम लोग क्या बोल रहे थे, मोल पर लीटर। x कंसंट्रेशन है आपकी। अभी तक हमने क्या लिखा था, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये था तो चेंज ही, तभी हमने बाद वाले में से पहले वाले को हटा दिया। क्या थी हमारी, पहले x1 थी, देन x2 हो गई थी घटने के बाद, ऐसे ही टाइम पहले t1 था, देन t2 हो गया था, तो हमने x2 माइनस x1 कर लिया था, बाद वाली में से पहले वाला घटा लिया था। ऐसे ही टाइम हमने बाद वाली में से पहले वाला घटा लिया था, तो इस हिसाब से लिख लिया था। और इसी को ठीक, इसे हमने ओपन करके एक हिसाब से लिख दिया था फार्मूले को, इसे हम इस तरह से लिख देंगे कंबाइंड वे में। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे पूरे क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसे हम लोग इस तरह से भी चेंज मतलब लिख सकते हैं डेल्टा की फॉर्म में, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब इसकी यूनिट क्या होती है तो मैंने बता दिया आपको, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और ये इसे हम लोग डी एक्स ओवर डी टी लिख सकते हो, या फिर डेल एक्स ओवर डेल टी लिख सकते हो। ठीक, और इसकी यूनिट वगैरह आप लिख लो। एक सेकंड रुकिए, ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मैंने लिखा, और ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन उतार दिया ऊपर वाला। आप ये मत लिखिए, इसे रेस कीजिए। कंसंट्रेशन की यूनिट मैंने क्या बताई थी, तो ये बताई थी मोल पर लीटर। ठीक, कंसंट्रेशन की यूनिट हम लोग यहाँ पे यूनिट लिख रहे थे, ये मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है ना। यूनिट ये आपकी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होती है। कंसंट्रेशन की यूनिट मैंने बताई थी मोल पर लीटर होती है, और टाइम को टी से डिनोट कर देते हैं, जो कि मिनट या सेकंड में लिख लेते हैं हम लोग। अब आप देखिए, ये आपकी हो गई मोल, और ये अपॉन में है ना, एक बार समझा भी देते हैं आपको पूरी तरह से। मोल और ये लीटर अपॉन में आ जाएगा, और आप इसे आप ऐसे लिख सकते हो, मोल लीटर -1 और टी -1। तो आप इसे इस तरह से लिख दीजिए। चाहें तो ये टर्म निगलेक्ट कर सकते हैं, इसे ना लिखना चाहें तो मत लिखिए, डायरेक्ट इसके बराबर ही ये वाले लिख दीजिए। ठीक, ठीक है, आप इसे आप नोट कर लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब हम
रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। और इसे मत लिखिएगा, ये आपको समझाया था है ना, ये तो आपने पहले ही लिख लिया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, समझेंगे क्या होता है। ओके, तो हम देखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स पर, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन हम देखेंगे। ठीक, ये क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू इट द rate of chemical reaction depends directly on the concentration of reactant। ठीक, अगर कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार की है, मतलब एक ही रिएक्टेंट है और वो आपका प्रोडक्ट बना रहा है, बी ले लेते हैं, प्रोडक्ट बना रहा है, तो जो आपकी केमिकल, अगर इस प्रकार की आपकी केमिकल रिएक्शन है, ठीक, तो आपका जो रेट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पर। वही बात यहाँ पे लिखी है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, आपका जो रिएक्टेंट होगा वो डायरेक्टली इस प्रकार से, जो आपका कंसंट्रेशन होगा वो डायरेक्ट रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, केमिकल रिएक्शन के रेट पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। ठीक, रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा हो जाए तब क्या हुआ? अगर रिएक्टेंट हमारा एक से ज्यादा है केमिकल रिएक्शन में, तो जो रेट होगा रिएक्शन का वो डिपेंड करेगा उसके प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट पे, ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है? कहीं ये वाला प्रोडक्ट तो नहीं ना, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई की बात की गई है, मल्टीप्लाई की बात की है। ठीक, ये हो सकता है लैंग्वेज आपको थोड़ी सी ना समझ में आई हो, लेकिन अभी मैं एग्जांपल जब दूंगा तब आपको ये बात खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। कह रहे हैं अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो केमिकल रिएक्शन में, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पर, उसकी कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट पर। तो ये कंसंट्रेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हमारी केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू पी, अगर ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट है ए बी और ये पी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिपेंड डायरेक्टली, हमसे कहा था डिपेंड्स है उनके प्रोडक्ट पर, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ दियर कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन इस तरह से नोट हमने कर ली है। ठीक, अब क्योंकि ये डायरेक्टली का साइन लगा है तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो हमने के कांस्टेंट बना दिया। और ये कांस्टेंट भी कौन सा है, तो इसका क्या नेम है, मतलब तो इसका नेम है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने ये भी लिख दिया, वेयर के इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। और अगर इनकी वैल्यू 1 रख दी जाए, इसकी भी वैल्यू 1 रख दी जाए, इसकी भी वैल्यू 1 रख दी जाए, तो जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो के बराबर हो जाएगी। तो मैंने वही लिख दिया, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज 1, ऐसे नहीं ऐसे लिख दीजिए, इज 1। और मैंने बता दिया था आपको ये यूनिट किसकी है, तो ये कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर। अगर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज 1 मोल पर लीटर, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज के। तो इस बात को बिल्कुल आसान भाषा में एक बार समझ लीजिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इन्होंने बताया है अगर आपकी केमिकल रिएक्शन इस प्रकार की है कि उसमें एक ही रिएक्टेंट है, तो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। ठीक, ऊपर ये वाली बात कही है। फिर उसके नीचे क्या कहा है, अगर आपकी केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार की है कि उसमें रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है ना, यही चीज़ तो लिखी थी, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, तो जो रेट होगा आपकी केमिकल रिएक्शन का वो उनकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जो रेट होगा वो आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। ठीक, अगर एक से ज्यादा आपका रिएक्टेंट है केमिकल रिएक्शन में, तो जो रेट होगा आपका रिएक्शन का वो डिपेंड करेगा दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन पर, ठीक। इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा कंसंट्रेशन ऑफ दियर प्रोडक्ट पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभी ये डायरेक्टली का साइन हटाया इसलिए हमने कांस्टेंट लगा दिया। इस कांस्टेंट का नेम भी रेट कांस्टेंट है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो हम ये देखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो किन चीज़ों से प्रभावित होता है, किन चीज़ों से इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। जैसे कैटलिस्ट को ऐड करने पे क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होता है, डिक्रीज करने पर क्या होता है, कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, यहाँ पर प्रेशर का क्या रोल होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर बताते हैं। ओके, अब हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, अब हम देखेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब होता है जो प्रभावित करते हैं, या आप इफेक्ट भी लिख सकते हो, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो ये समझ में आ गई आपको हेडिंग। तो फर्स्ट हेडिंग हमने लिखी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, जैसे आप किसी बाउल में पानी ले लो, ठीक है, वाटर ले लो, और आप गैस को ऑन करके उस पर रख दो। क्या होता है कुछ टाइम बाद कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है बहुत सारे, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी आ जाने का मतलब गतिज ऊर्जा आ जाती है। पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं, ठीक। उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब इंक्रीज हो जाती है उन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाती है, तो वो एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं, कोलिजन करने लगते हैं। कोलिजन का क्या मतलब, टकराने लगते हैं एक दूसरे से, जिस वजह से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ऑफ रिएक्शन, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रिएक्शन का, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीजेस हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो बढ़ जाती है और उसके साथ ही साथ क्या होता है, कोलिजन होने लगता है उनमें, कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होने लगता है, टक्कर होने लगती है, टकराव होने लगता है ना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपका वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसी कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ठीक, रेट ऑफ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो, या आप इसे उल्टा लिख लिए क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इस तरफ लिख लीजिए या ये उस तरफ लिख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन आपका तभी इंक्रीज होगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करनी है तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर आपको टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, या आप ऐसे कहें कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उनके बीच में कोलिजन होने लगता है, जिस वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो नंबर सेकंड देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये फैक्टर्स चल रहे हैं, ठीक। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे, तो ये है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। आइडियल गैस इक्वेशन ये है हमारी। तो हमने P इसी तरफ रहने दिया, V को इसके डिवाइड में पहुंचा दिया, ठीक है। अब आपको पता ही होगा R तो कांस्टेंट होता है, और अब ये T को हम और कांस्टेंट कर लेंगे। R तो हमारा कांस्टेंट होता, T को और कांस्टेंट कर लेंगे। अब आपको पता होगा अगर कांस्टेंट का साइन हटाओगे तो इक्वल की जगह पे डायरेक्टली का साइन आ जाता है, ठीक। डायरेक्टली का साइन आ गया
और ये n/v क्या होगा, कंसंट्रेशन हो जाएगी, है ना, ये कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी। और ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v है जो कि कंसंट्रेशन है, ठीक। तो प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इस बात का क्या मतलब है, अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो आपका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तो आपका प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो हमने ये P=nRT इक्वेशन, जिसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, इसकी हेल्प से हमने ये शो कर दिया है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नोट कर लीजिए इसे। फिर कैटलिस्ट का इफेक्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा थर्ड वाला, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो आपका जो कैटलिस्ट होता है, ऐसे लिखिए इसे, कैटलिस्ट जो होता है हमारा वो 2 टाइप्स का होता है, इतने लिखिए। एक आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक आपका होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजेस। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो कैटलिस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीजेस कर देता है, लेकिन जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस और स्टॉप। या तो रेट ऑफ रिएक्शन को ये रोक देता है, नेगेटिव कैटलिस्ट जो होता है वो या तो रेट ऑफ रिएक्शन को रोक देता है या फिर डिक्रीज कर देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक। तो इसे भी नोट कर लीजिए, ये थर्ड इफेक्ट हो गया, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देख लिया हमने, नोट कर लीजिए इसे भी। तो नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ कंपाउंड। तो एक हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड, सेकंड पढ़ा था हमने कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक। आपने फास्ट रिएक्शंस और स्लो रिएक्शन में पढ़ा था। फास्ट रिएक्शन में आपने आयनिक कंपाउंड्स को पढ़ा था, ने देखा था कि ये इजीली डिसोशिएट हो रहे थे और क्या हो रहा था, कंप्लीट आयन बन रहे थे, कंप्लीट आयन बन रहे थे, आयंस बन रहे थे, है ना। इजीली ये डिसोशिएट हो रहे थे, इनमें कंप्लीट तरीके से आयंस बन रहे थे, जिसके कारण ये इजीली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, इजीली प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ऐसे लिख दो, इजीली प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इजीली प्रोडक्ट बना ले रहे थे। आयनिक कंपाउंड्स में क्या हो रहा था कि वो इजीली डिसोशिएट कर रहे थे, डिसोशिएट का मतलब टूट जा रहे थे, है ना। जो कंपाउंड हो रहा था या फिर मॉलिक्यूल जो हो रहा था वो ब्रेक डाउन हो रहा था इजीली। जैसे एग्जांपल देख लो आप, NaCl है, ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक। 2 आयंस आपके बन गए, एक Na पॉजिटिव बन गया, एक Cl नेगेटिव। क्या इन पे पार्शियल चार्ज है ना, पार्शियल नहीं, कंप्लीट चार्ज है, वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। कंप्लीट आयंस बन रहे थे और अब कंप्लीट आयंस बने हैं तो ये इजीली प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे, ठीक। इस तरह से इजीली प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस कर देते हैं, ये इंक्रीजेस। ये थोड़ा सा तिरछा लिख गया है, ठीक। आप इसे आराम से सीधा सीधा उतार लेना, ठीक। इसमें जो भी उतारना चाहो
लैंग्वेज में लिख देना, है ना, ठीक। अब कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, क्या वो इजीली डिसोशिएट हो रहे थे? तो बिल्कुल नहीं हो रहे थे। हमने स्लो रिएक्शन, जो आपके एक फास्ट रिएक्शंस थे, एक स्लो रिएक्शन थे, तो स्लो रिएक्शन में हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स को पढ़ा था। क्यों? क्योंकि ये पार्शली और ऐसे लिख दो आप, ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, डज नॉट, या तो ये हो ही नहीं रहे थे, डज नॉट और पार्शली डिसोशिएट। डिसोशिएट की स्पेलिंग गलत हो गई है, DISSOCIATE होती है, ठीक। डज नॉट और पार्शली डिसोशिएट हो रहे थे आइंस में, आइंस, डज नॉट और पार्शली डिसोशिएट इनटू आइंस लिखो, इनटू आइंस, दैट्स व्हाई डज नॉट फॉर्म प्रोडक्ट इजीली, ऐसे लिख लो, दैट्स व्हाई डज नॉट फॉर्म, या आप सीधा सीधा लिख लेना, है ना, उल्टा उल्टा लिख दिया, डज नॉट फॉर्म प्रोडक्ट इजीली। मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, प्रोडक्ट इजीली, ठीक। यही कारण है कि ये प्रोडक्ट आसानी से नहीं बना पाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक। आप इससे भी नोट कर लीजिए। आई होप आज जो भी मैंने लेक्चर सेकंड में पढ़ाया है वो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इससे फर्स्ट लेक्चर वाला भी सबको समझ में आ गया होगा। और आपने अगर सिलेबस डिस्कशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, है ना, वो भी अपलोड हो गई है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।